डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स। जो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किए थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स, जिसमें मैं आपको पॉइंट्स कवर करवा के दिया था। ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, एक्शन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, सो आज हम फर्दर रिस्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन इसमें टॉपिक चेंज रहेगा, एक्शन ऑफ एसिड। याद रखिएगा क्या नाइट्रोजन का रिएक्शन एसिड और बेस के साथ में नहीं होता। सुनिए आप ध्यान से, नाइट्रोजन इज नॉट रिएक्टेड विथ एसिड्स और बेसेस। नाइट्रोजन का रिएक्शन एसिड और बेस के साथ में नहीं होता। क्यों नहीं होता, ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहती, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल, और बिटवीन नाइट्रोजन एटम ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। ओके, अब इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती। ओके, इस वजह से नाइट्रोजन एटम जो है इनर्ट और नॉन रिएक्टिव होता है एट नॉर्मल टेम्परेचर। ओके, तो ध्यान से देखिए। सो नाइट्रोजन इज नॉट रिएक्टेड विथ एसिड और बेस। बट अगर हम फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी की बात करेंगे तो देखिए बेटा, ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ऐसा P4 मॉलिक्यूल। इसमें फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। देखिए आप, इसका बॉन्ड एंगल 60 रहता है, ये आपको पता है। अब इस सिंगल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, जब फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ओके, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। सुनिए आप ध्यान से, जब फॉस्फोरस और आर्सेनिक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेटा ये बनाते हैं H3PO4 और H3ASO4, फॉस्फोरिक एसिड और आर्सेनिक एसिड। ओके, और एंटीमनी जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो तैयार करता है ये Sb4O10, मतलब ऑक्साइड बनाता है। जबकि बिस्मथ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये तैयार करता है बिस्मथ नाइट्रेट। ओके, देखिए बेटा ध्यान से, पहले आपको इन शॉर्ट ट्रिक्स को पढ़ना है, ठीक है। जो मेथड मैं आपको बता रहा, इस मेथड पर आपको ऑब्जर्व करना है कि रियल में मेथड देखिए किस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सुनिए, क्या बिस्मथ का रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे हम तो तैयार होगा सर इसमें बिस्मथ नाइट्रेट, नो डाउट। ओके, ऐसा ही अगर फॉस्फोरस का रिएक्शन, ओके, फॉस्फोरस का रिएक्शन आर्सेनिक या फिर फॉस्फोरस का रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में होता है या फिर आर्सेनिक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में होता है तो तब भी तैयार होगा बेटा H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड और आर्सेनिक एसिड। सुनिए आप ध्यान से, H3PO4। तो कहने का मीनिंग ये है कि फॉस्फोरस और आर्सेनिक का रिएक्शन चाहे तो आप नाइट्रिक एसिड के साथ करवाओ या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाओ तो इसमें तैयार होगा H3PO4 या फिर H3ASO4, फॉस्फोरिक एसिड और आर्सेनिक एसिड। ओके, ध्यान से देखिए, अगर हम एंटीमनी का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं तो तैयार करेंगे Sb4O10, है ना, टेट्रा, है ना, क्या रहेगा, टेट्रा एंटीमनी डिकॉक्साइड। ओके, अगर बिस्मथ का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ में होता है बेटा तो इसमें तैयार होगा बिस्मथ नाइट्रेट। यहां मैंने कहानी आपको सुनाया हूं किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की। लेकिन अगर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन, सुनिए आप ध्यान से, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन अगर बिस्मथ और एंटीमनी के साथ में होता है, सुनिए, बिस्मथ और एंटीमनी के साथ में होता है तो इसमें तैयार होगा बेटा Bi2SO4/3, Bi2SO4/3 या फिर Sb2SO4/3, Sb2SO4/3। ध्यान से देखिए, मतलब बिस्मथ सल्फेट और एंटीमनी सल्फेट ये तैयार होगा। मान लीजिए अगर आपको मोल्स वगैरह याद नहीं रहते हैं, इतना सेंटेंस और इतना कंसेप्ट अगर आपको याद होगा तो इन सारे क्वेश्चन को, इन सारे टॉपिक जो मैं आपको समझाने वाला हूं, इन सारे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, देखिए टॉपिक से नहीं हटते हम,
ध्यान से देखिएगा बेटा, फॉस्फोरस, सर ये टेट्रा एटॉमिक है, चलिए फॉस्फोरस का रिएक्शन करवाया हमने नाइट्रिक एसिड के साथ, बेटा इसने बनाया है H3PO4, ओके, प्लस 4 मोल ऑफ H2O प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड। देखिए जब भी नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन होगा तो उसमें से NO2 गैस लिबरेट होगी, ओके, और सल्फ्यूरिक एसिड का जब रिएक्शन होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी, है ना। लेकिन मेन प्रोडक्ट ये है जो मैं बोर्ड पर लिखा हूँ। सुनिए बेटा ध्यान से आप, क्या इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, कैसा करना है। मैंने यहाँ पर 4 मोल वाटर के बताया आपको। बेटा पी कितने हैं इसमें, सर 4 है, चलिए हमने 4 पी लगा दिए, बैलेंस हो गया सर फॉस्फोरस, ओके। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 3 12 प्लस 8 20 है सर, तो यहाँ पर बेटा आपको सिंपली 20 मोल लेना है, वेरी गुड। चलिए एन कितने हो गए सर, इधर 20 हो गए और उधर एक ही है सर। चलिए बेटा तो देखिए ये 20 मोल, 20 नाइट्रोजन बैलेंस, फॉस्फोरस 4 बैलेंस, हाइड्रोजन 20 बैलेंस, 12 और 8 20 बैलेंस, ओके। ऑक्सीजन काउंट कीजिएगा, ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, 20 3 ज़ा 60, 4 4 ज़ा 16 प्लस 4 कितना होगा 20, 20 प्लस 40 कितना होगा बेटे 60, क्योंकि ये 40 है ना, 22 ज़ा, चलिए। और नाइट्रोजन कितने थे 20 बैलेंस। इसका नाम है बेटा फॉस्फोरिक एसिड, सुनिए आप ध्यान से, फॉस्फोरिक एसिड, ओके। नेक्स्ट, अगर हम आर्सेनिक यूज करते हैं, यहां मैंने 20 मोल लिया, सेम मेथड, इसलिए मैं डायरेक्ट मोल लिख रहा हूं, बस आपको पी हटा करके AS लगाना है। देखिए बेटा 4 H3ASO4 प्लस 4 मोल ऑफ H2O प्लस 20 मोल ऑफ NO2, डोंट वरी इक्वेशन बैलेंस है ना, बस पी हटा करके हमने AS लगा दी। इसका नाम है बेटा आर्सेनिक एसिड। क्या नेम है इसका, आर्सेनिक एसिड, ओके। जब हम एंटीमनी का रिएक्शन SB, एंटीमनी का रिएक्शन HNO3 के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, HNO3 के साथ करते हैं, तो बेटा इसमें तैयार होगा Sb4O10। ध्यान से देखिए, यही बताया था मैंने आपको, हाँ सर, Sb4O10 प्लस, ओके, H2O प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड। सेम मेथड मैंने यहाँ पर 20 मोल यूज़ किया हूँ। सुनिए बेटा ध्यान से आप, Sb आपको 4 लेना पड़ेगा, ओके सर, चलिए बेटा हमने 4 ले लिए, बैलेंस। H कितने हो गए 20, तो यहाँ पर आपको सिंपली 20 मोल यूज़ करना है, यूज़ कर लिए सर हमने, ओके। H 20 बैलेंस हो गए सर। N कितने हैं 20 है सर, चलिए बेटा ये भी हम बैलेंस कर लेते हैं, 20 मोल ऑफ NO2, ओके, लिबरेटेड, ठीक है ना। देखिए बाय प्रोडक्ट का आपको टेंशन नहीं लेना है, इजीली इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितने इसमें 20 3 ज़ा 60 है सर, 10 प्लस 20 कितना होगा, सॉरी यहाँ पर 10 चाहिए बेटा क्योंकि H 20 थे ना, ये 10 मोल, 10 प्लस 10 कितना 20 प्लस 40 60, N 20 बैलेंस सर, चलिए, और Sb 4 बैलेंस। समझ में आ गया आपको कंसेप्ट। इसके बाद देखिए, अगर हम बिस्मथ का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं तो बेटा इसमें तैयार होगा BiNO3/3। देखिए ये लिखने का सेंस समझ लीजिए आप, Bi का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3 और NO3 का कितना रहता -1, ओके। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैथ्स लगाते हैं यहाँ पर, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और ये +3 न्यूट्रल हो जाता, ठीक है ना। BiNO3/3, ठीक है, प्लस H2O प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड। देखिए बेटा यहाँ पर हमने 6 मोल यूज़ किए, क्यों यूज़ किया ध्यान से देखिएगा, N 3 है, 6 है सर यहाँ पर, तो 3 हमने बैलेंस किए +3, चलिए बेटा ये बैलेंस हो गया, ओके। H कितने हैं 6, ये बैलेंस सर। ऑक्सीजन काउंट कीजिएगा आप कितने हैं, तो H बैलेंस N बैलेंस सर, ओके। ऑक्सीजन 6 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 कितना 12, ओके, और +6 18, ओके। इक्वेशन बैलेंस समझ में आ गया। देखने में तो बड़ी हार्ड इक्वेशन लगती है कि सर 20 मोल 30 मोल 10 मोल हम कैसे याद रखेंगे, तो ये मेथड पढ़ना आप, ओके। अब देखिए आप ध्यान से, अगर फॉस्फोरस का रिएक्शन P4 का रिएक्शन हम H2SO4 के साथ करवाते हैं तो तब भी बेटा सेम प्रोडक्ट तैयार होगा, लेकिन यहाँ पर H2 है तो आपको 10 मोल यूज़ करना है, यहाँ पर एक ही H थे इसलिए 20 यूज़ किए थे। लॉजिक समझ में आया। देखिए
यहाँ बनेगा बेटा H3PO4 प्लस, ओके सर, H3PO4 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड प्लस H2O। अब आपको ध्यान से देखना है, P कितने बेटे इसमें 4 है सर, चलिए बैलेंस हो गए। H कितने हो गए 20 है यहाँ पर, और ये 12 बैलेंस हो गए, चलिए ये H मैंने 8 बैलेंस कर लिया, ओके सर, ठीक है ना। S कितने हैं 10, ये बैलेंस, चलिए ओके। ऑक्सीजन कितने हैं 10 4 जा 40 है ना, 4 4 जा 16 प्लस 20 कितना होगा 36, बराबर है 36 प्लस 4 40, वेरी गुड बैलेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट आर्सेनिक का रिएक्शन करवाए मैंने, टेट्रा एटॉमिक यूज़ किया हूँ बेटा, देखिए 10 मोल H2SO4, ओके, 2 गिव्स 4 मोल ऑफ H3ASO4, ठीक है, प्लस 10 मोल ऑफ SO2 प्लस 4 मोल ऑफ H2O। सिंपल, ये सेम मेथड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एंटीमनी और बिस्मथ का रिएक्शन जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो इसमें तैयार होगा एंटीमनी सल्फेट। देखिए बेटा Sb का रिएक्शन जब हम H2SO4 के साथ करवाते हैं तो ये तैयार करेगा Sb2SO4/3। ये लिखने का सेंस समझ लीजिए आप। देखिए एक SO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा -2 होता और Sb का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो आपको न्यूट्रल करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, वैसा ही किया देखिए मैंने, है ना। ये +6 -6 दैट इज बैलेंस, प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड प्लस H2O, ओके। देखिए बेटा यहाँ पर हम हिट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल करते हैं, सुनिए मैं एक काम करता हूँ, 2 ये ले लिया मैंने, ओके, इसके 6 मोल लेके एक बार ट्राई करके देखते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है ना। देखिए H कितने बेटा यहाँ पर 12 है सर, ठीक है ना, बैलेंस, ओके। S कितने हो गए 6, ये 3 और 3 बैलेंस, ओके सर। चलिए यहाँ तक के समझ में आ गया हमारे को। S बैलेंस सर, H बैलेंस, Sb बैलेंस, लेकिन ऑक्सीजन 6 4 जा 24, ओके, 4 3 जा 12 प्लस 6 कितना 18 प्लस 6 24, वेरी गुड, बैलेंस हो गया, ओके। नेक्स्ट बिस्मथ, सेम मेथड सेम टेक्निक, 2 मोल ले लिए सर हमने यहाँ पर, 6 मोल ऑफ H2SO4, ओके, 2 गिव्स Bi2SO4/3, ओके, प्लस 3 मोल ऑफ SO2 गैस लिबरेटेड प्लस 6 मोल ऑफ वाटर, ठीक है ना। बस मैं आपको जिस मेथड से बता रहा हूँ यही मेथड से आपको पढ़ना है, तब इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन इज नॉट रिएक्टेड विथ एसिड्स एंड बेसेस, नाइट्रोजन का रिएक्शन एसिड और बेस के साथ में नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करके क्या तैयार करता है ये बता दिया मैंने आपको, एसिड के साथ रिएक्शन करके, ओके। अब बेस के साथ बता देता हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा, सुनिए आप ध्यान से। हाँ नेक्स्ट आई थिंक ये नंबर 3 होगा, ओके, जो भी होगा बेटा, और 4th नंबर, क्योंकि हमारा जो लास्ट लेक्चर था शायद 3rd वाला प्रॉपर्टी बताया था मैंने। 4th वाला देखिए, एक्शन ऑफ अल्कली बेस, एक्शन ऑफ अल्कली बेस। देखिए फॉस्फोरस का नाइट्रोजन तो रिएक्शन नहीं करेगा, ओके, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम अल्कली बेस के साथ प्लस वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में, ये तैयार करेगा बेटा PH3 प्लस NaH2PO2, NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। सुनिए बेटा ध्यान से आप, P कितने 4 है, 1 और ये 3, ये मैंने 4 बैलेंस कर दिया हूँ। Na कितने होगा 3, ये 3 बैलेंस, ओके। ऑक्सीजन कितने हैं 3 और इधर 6 है सर, तो ये 3 बैलेंस। H कितने हैं इसमें 3 + 6 9, 6 और 3 9 बैलेंस, ओके। बहुत सिंपल, ये तैयार होगा बेटा इसमें फॉस्फीन, क्या तैयार हो गया फॉस्फीन। आप भी खुद इसकी बहुत प्रैक्टिस करना कि फॉस्फोरस का रिएक्शन जब हम अल्कली बेस के साथ करवाते हैं वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में, तो इसमें तैयार होगा सर फॉस्फीन और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। क्या तैयार होगा फॉस्फीन और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, ओके। इसके बाद देखिए, जब हम आर्सेनिक का रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं और एंटीमनी, सोडियम फॉस्फोरस है ना, सोडियम फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, और एंटीमनी का भी रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, ओके,
तो बेटा इसमें रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस और तैयार होगा, देखिए मेन प्रोडक्ट Na3ASO3। काउंट कीजिएगा आप, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आता है एस का। सुनिए 3 ऑक्सीजन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड थे, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया Na ने और 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एस। चलिए ओके एस बी, हाँ अच्छा लिबरेट क्या हो रहा है यहाँ पर सर, यहाँ लिबरेट हो रहा है हाइड्रोजन गैस। ओके हम एक काम करते, अगर 3 मोल लेंगे तो इक्वेशन क्या बैलेंस होगा, नहीं सर ये 3/2 थोड़ा सा हमारे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये 6 मोल, ओके 6, ठीक है ना, 2 एस बैलेंस, ठीक है ध्यान से देखिए बेटा 6 Na ये बैलेंस, एस 2 बैलेंस, ऑक्सीजन कितने 6 बैलेंस, हाइड्रोजन कितने 6 वो भी बैलेंस है ना। एंटीमनी का रिएक्शन हम करवाते हैं NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसमें भी तैयार हो जाएगा बेटा। देखिए आप Na3SbO3 प्लस 3 मोल ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। सुनिए आप ओके ये 2 मोल और ये 6 मोल, चलिए हो गया बैलेंस। याद रखिएगा आप जब आर्सेनिक और एंटीमनी का रिएक्शन, आर्सेनिक या फिर एंटीमनी का रिएक्शन अल्कली बेस के साथ होता है तो ये सॉल्ट तैयार करता है जिसमें से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, कहाँ से, अल्कली बेस से, ठीक है ना। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, मैं आपको अगला टॉपिक बताता हूँ। सुनिए बेटा ध्यान से, हाँ निकाल लिए, चलिए देखिए, हाँ तो आपको एक्शन ऑफ एसिड एंड बेस समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक बता देता हूँ मैं आपको, एक्शन ऑफ मेटल। एक्शन ऑफ मेटल के बाद में बता देता हूँ मैं आपको एक्शन ऑफ हैलोजन, जो हम डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे। ओके फिर इस तरह हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड हो जाएंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे एनोमेलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के एनोमेलस प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे डाइनाइट्रोजन, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए बेटा, कोशिश करते हम कि ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बताया ये पूरा कवर हो जाए आज के लेक्चर में, मतलब हो सके तो 2 या 3 पार्ट्स कर देंगे इस लेक्चर के, मैं कंटिन्यू बना लेता हूँ। सुनिए देखिए बेटा ध्यान से, नेक्स्ट है इसमें 5th नंबर एक्शन ऑफ मेटल। सुनिए एक्शन ऑफ मेटल, याद रखिएगा 15 ग्रुप एलिमेंट्स जब एक्टिव मेटल, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है ना, तो उस समय उस वक्त 15 ग्रुप एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -3, आपको याद रखना है। देखिए एक्टिव, देखो यहाँ यूज़ करेंगे बेटा हम एक्टिव मेटल, और एक्टिव मेटल कौन से, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ओके कैल्शियम, मैग्नीशियम ETC। और इसमें 15 ग्रुप एलिमेंट्स अल्कली मेटल या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो उस समय है ना 15 ग्रुप एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -3। कितना होगा, -3, ठीक है। ध्यान से देखिए बेटा -3, सुनिए क्या यहाँ लिखे हमने लिथियम, लिथियम का रिएक्शन करवा रहे हैं नाइट्रोजन के साथ, तो ये बना देगा बेटा Li3N, ये आपको सेंस समझ में आ गया होगा। सुनिए कि Li का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और N का है सर -3, तो आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तब जा करके न्यूट्रल हो जाएगा। हो गया बैलेंस, N 2 है इधर, उधर 1 है, ये 2, ये 6 मोल। तो लिथियम का रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ होता है तो उस समय तैयार होगा बेटा लिथियम नाइट्राइड। क्या तैयार होगा, लिथियम नाइट्राइड, ओके। सेकंड ध्यान से सुनिएगा, मैग्नीशियम का रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ होता है, ओके, तो इसमें तैयार होगा बेटा Mg3N2। ये आपको सेंस समझ में आया क्या, क्या Mg का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और N का -3, आपको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, तब जा करके न्यूट्रल होता। सेम लिखे हमने बेटा, है ना, Mg3N2, तो N तो 2 बैलेंस और Mg 3 बैलेंस करना है। चलिए अब इसके बाद देखिए आप कैल्शियम का रिएक्शन करवा रहे हैं हम फॉस्फोरस के साथ, बट इट इज़ टेट्रा एटॉमिक, तो कैसे लिखेंगे आप Ca3P2, सही है ना, क्योंकि Ca का सर ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और P का है -3, ये ×2 × 3, देखिए Ca3P2, P कितने हैं सर यहाँ पर 4, उधर 2, ये 2 बैलेंस, ये 6 मोल है ना। कैल्शियम फॉस्फाइड, जैसा इसका नाम है मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम
हाइड्राइड, ये कैल्शियम फॉस्फाइड, क्या रहेगा, कैल्शियम फॉस्फाइड। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन फॉस्फोरस, अब आर्सेनिक ले लेते हैं हम। देखिए आर्सेनिक का रिएक्शन करवाते हैं Mg के साथ। ओके, मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा आर्सेनिक के साथ, तो बेटा ये तैयार करेगा Mg3As2। ठीक है, एस कितने, 4 है सर, ये बैलेंस हो गया Mg6। सेम मेथड, समझ में आ गया ना। इसका नाम है मैग्नीशियम आर्सेनाइड, मैग्नीशियम आर्सेनाइड। ओके, नेक्स्ट एंटीमनी का रिएक्शन करवाते हैं हम किसी भी मेटल के साथ। एक्टिव मेटल में मैग्नीशियम यूज़ करता हूँ आमतौर पर, Mg3Sb2। ओके, मैग्नीशियम एंटीमोनेट, क्या रहेगा बेटा, एंटीमोनेट। ओके, कितने मोल लेना है सर, यहाँ 3 मोल लेना है, इसके 2 मोल, वेरी गुड। ठीक है, और मान लीजिए मैग्नीशियम का रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं बिस्मथ के साथ, तो ये बना देगा Mg3Bi2, वेरी गुड, ये 3 मोल, ये 2 मोल, ये रहेगा मैग्नीशियम बिस्मथ और IDE बिस्मुथाइड। ठीक है, याद रखिएगा आप। तो मैग्नीशियम का देखिए, जब अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल मीन्स एक्टिव मेटल 15 ग्रुप एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो उस समय 15 ग्रुप एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -3। ओके, यहां तक कि आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी बाकी है इसका, दैट इज एक्शन ऑफ हेलोजन। सुनिए आप ध्यान से, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। देखिए एक्शन ऑफ हेलोजन, फिर हम स्टार्ट करेंगे एनोमेलस प्रॉपर्टीज। ओके, ध्यान से देखिए बेटा, इसको भी मैं डिटेल समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, सुनिए, एक्शन ऑफ हेलोजन, ध्यान से देखिएगा। जब हेलोजन 15 ग्रुप एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है, तो उस समय, उस वक्त वो ट्राई हालाइड और पेंटा हालाइड तैयार करता है। क्या तैयार करेगा, ट्राई हालाइड और पेंटा हालाइड। सुनिए आप, व्हेन हेलोजन treated with, when halogen treated with 15 group elements, when halogen treated with 15 group elements to form trihalide and पेंटाहालाइड। क्या क्या तैयार करेंगे, ट्राईहालाइड एंड पेंटाहालाइड। देखिए ट्राईहालाइड को हम आमतौर पर ऐसा लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा, EX3। ओके, और पेंटाहालाइड मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे, EX5। तो बेटा ई रहेगा यहाँ पर 15 ग्रुप एलिमेंट्स, ई रहेगा सर यहाँ पर 15 ग्रुप एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ओके, और एक्स रहेगा FCl, Br और I, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और बस इतना ही, सॉरी, यहाँ तक के समझ गया। ट्राईहालाइड तैयार करेगा और पेंटाहालाइड। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोजन का ट्राईहालाइड लिखता हूँ, सुनिए आप, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इस पर हम थोड़ी सी ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे। इसका ट्राईहालाइड NF3, ओके, NCl3, NBr3 और NI3, ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है ना। दूसरा फॉस्फोरस का PF3, PCl3, PBr3 और PI3। ओके सर, आर्सेनिक का AsF3, AsCl3, AsBr3, AsI3। एंटीमनी का SbF3, SbCl3, SbBr3 और SbI3। ओके, नेक्स्ट बिस्मथ BiF3, ठीक है ना। इसके बाद में रहेगा BiCl3, BiBr3, BiI3। ध्यान से देखिए,
ये लिख दिया हूँ यहाँ पर मैंने ट्राई हालाइड। ध्यान से देखिएगा, दिस ट्राई हालाइड आर फॉर्म बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से देखिएगा, ये सारे ट्राई हालाइड तैयार होते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। कहाँ से? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। और इनका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। लेकिन जब हम शेप की बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। ध्यान से देखिए बेटा, ट्राइगोनल पिरामिडल। मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस ये करवा देता हूँ। ई मान लो आप 15 ग्रुप एलिमेंट्स जो लेना है ले सकते हैं आप, नो डाउट, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP3 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। S में सर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और P में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। इन ऑर्बिटल्स को बेटा हम कंबाइन कर रहे, ये तैयार, मतलब कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे? 4 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, ये 2 1 1 1, ये तैयार हो जाएंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या तैयार कर देंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, इन ऑर्बिटल्स को मैंने जो कंबाइन कर दिया और तैयार हो गया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पर मैंने E लिखा हूँ, ठीक है ना। ये एक ऑर्बिटल्स, ओके, ध्यान से देखिए, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये रहेगा बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 2 3, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिए, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे हम किसके? हेलोजन के। 1 2 3, ओके, हेलोजन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5। इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, ध्यान से देखिए ये वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हेलोजन, ठीक है ना। PX मान लो आप, PZ मान लो, PY मान लो, जो मानना है मान लो, है ना। तो X का एक इलेक्ट्रॉन और E का एक इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग करके बॉन्ड तैयार कर दिया, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे इस पर ये एज इट इज रहेंगे। ओके, इसके बाद देखिए आप, सेम इसके साथ में ओवरलैपिंग कैसा होता है, देखिए ध्यान से, एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, X और Y, ठीक है। इसको, ये दूसरे वाला हेलोजन और ये थर्ड हेलोजन, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज, और ये, ठीक है, ये X, तो एक X, दूसरा एक X और ये तीसरा X, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर, यहाँ ये जो ऑर्बिटल यूज़ किए हमने, X ऑर्बिटल का शेयरिंग हुआ, यहाँ पर भी X ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उधर भी X ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन। मीन्स इस तरह E 1 2 3, एक X, दूसरा X, तीसरा X और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक कि आपको कुछ डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए ये तैयार हुआ है sp3 हाइब्रिडाइजेशन से, एक X का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा और ये थर्ड जो हम बताए। ओके, ध्यान से देखिएगा, दीज ऑर्बिटल, मतलब क्या है, EX3, है ना। EX3 मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय sp3 hybridization which contain one lone pair of electrons, so it has trigonal pyramidal structure। इसका स्ट्रक्चर कौन सा है बेटा? ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल शुड बी 109 डिग्री एंड 28 मिनट, बट ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। देखिए, ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बेटा, NF3 NCl3 NBr3, सॉरी ये भूल दिया था मैंने, ओके, NBr3 Ni3, ठीक है। पहले हम नाइट्रोजन की बात करेंगे, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मथ, ठीक है ना। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, क्या होगा, ये समझ गए आप। चलिए आगे का टॉपिक बताता हूँ आपको, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप रैपिडली। चलिए, ओके, देखिए, हाँ, आप सभी स्टूडेंट को कॉन्सेंट्रेशन इधर करना है। ओके, ध्यान से देखिए बेटा, क्या इसमें बॉन्ड एंगल
इंक्रीज क्यों होता, डिक्रीज क्यों होता। पहले हम किसकी बात करेंगे सर, हम यहाँ बात करेंगे अभी EX3, बाद में बात करेंगे हम EX5 की। ओके, देखिए NF3 NCl3, ये बॉन्ड एंगल की बात करता हूँ मैं, बॉन्ड एंगल। ओके, देखो अगर हम बॉन्ड एंगल के ऑर्डर की बात करेंगे तो NF3 सबसे कम रहेगा, फिर NCl3, ओके, NBr3, ओके, और NI3। ये नाइट्रोजन की बात की हमने। फॉस्फोरस PF3, PCl3, PBr3, ओके, PI3। ये आपको समझाना है, डिटेल ध्यान से देखना है सभी स्टूडेंट को। आर्सेनिक AsF3, ओके, AsCl3, AsBr3 और AsI3, ओके। ये देखिए बेटा ध्यान से। नेक्स्ट SbF3, ओके, SbCl3, SbBr3 और SbI3, ओके सर। ट्रेंड सेम है, ध्यान से देखिएगा। बिस्मथ की बात करें BiF3, ठीक है ना, उसके आगे BiCl3, ठीक है ना, BiBr3 और BiI3, ओके। ये मैंने बात किया हूँ बिस्मथ की। मैं आपको डिटेल बताता हूँ नाइट्रोजन पर से, ओके, ध्यान से सुनिएगा। और दूसरी ख़ास बात यह है बेटा कि ये जो मैंने बताया हूँ, ठीक है ना, ये लेविस बेस भी है। क्या है? लेविस बेस, इसकी बात करेंगे हम। और ये सारे लेविस एसिड होते हैं, लेविस एसिड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, और वो लेविस बेस होता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। देखिए, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। और दूसरी खास बात यह है कि बॉन्ड एंगल और इसके लेविस बेसिसिटी की बात करेंगे हम, लेविस बेस ऑर्डर, उसकी भी अगर बात करेंगे तो ये करेक्ट वाला ऑर्डर है जो हमने लिखे हैं। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे कि इसका बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज होता। देखिए, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाने पर, फ्लोरीन टू आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर डिक्रीजेस। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर रहेगा इसमें फ्लोरीन का, ओके। और आयोडीन की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर डिक्रीज होता है, ओके। ध्यान से देखिए, मैं ये टॉपिक एक्सप्लेन करो फिर आपकी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। सुनिए, यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन आइटम लगा दिए सर हमने, और ये 1 2 3 फ्लोरीन लगा दिया, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है, ओके, और फ्लोरीन का साइज़ भी सबसे छोटा है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा साइज़ किसका है? फ्लोरीन का है, ओके। और ये दोनों भी छोटे साइज़ के एटम है, फ्लोरीन भी और नाइट्रोजन भी। फ्लोरीन क्या कर रहा है कि यहाँ से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा, ओके। साइज़ छोटा होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कम रहेगा, और ये एक दूसरे को इतना ज़्यादा रिपेल्ड नहीं कर पाएंगे। मैं मानता हूँ क्या ऊपर से इसको रिपेल कर पा रहे, मतलब लोन पेयर रिपेल कर रहा इस फ्लोरीन को भी और इस फ्लोरीन को, इधर से टप्पो दे रहा और इधर से टप्पो दे रहा, बराबर है ना। लेकिन क्या हो रहा है कि इनका साइज़ छोटा होने की वजह से झुक जा रहे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि इसका बॉन्ड एंगल जो है, ठीक है, वो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा। क्यों? क्योंकि साइज बहुत छोटा है, ठीक है। मतलब ये बॉन्ड पेयर में रिपल्शन नहीं हो रहा है यहाँ पर ज़्यादा, छोटा साइज होने की वजह से। लेकिन अगर हम आयोडीन की बात करेंगे, Ni3, ध्यान से देखिए, Ni3, मानते हम क्या लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन हो रहा, ठीक है, नो डाउट। लेकिन आयोडीन का साइज तो बड़ा है, ये आयोडीन है ना, ये आयोडीन, इसके इलेक्ट्रॉन के क्लाउड क्या करेंगे कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। रिपेल करने की वजह से क्या होगा, देखो, पहले तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, दूसरी बात उसका रिपल्शन ज़्यादा। जब रिपल्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इसका रीज़न क्या है कि देखो, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जब हम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर डिक्रीज होता है, नो डाउट। लेकिन आयोडीन का साइज लार्ज है, और जो लार्ज साइज होने की वजह से आयोडीन अपने, मतलब आयोडीन का इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दूसरे आयोडीन के इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को रिपेल करेगा, ओके। रिपेल करेगा मतलब उसका बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। इस बेसिस पर Ni3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होता, फिर उसके बाद में Nbr3, फिर NCl3, और सबसे कम बॉन्ड एंगल रहेगा NF3 का। सेम सेंस है बेटा, ध्यान से देखिएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर आयोडीन का साइज बड़ा है, ओके।
और फॉस्फोरस बहुत छोटा है आयोडीन के साइज में, इसलिए रिपल्शन ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन जो था बहुत छोटा सा था और आयोडीन के ये 3 मॉलिक्यूल हमने एटम अटैच कर दिए, है ना। अब ये एक दूसरे को खतरनाक रिपेल कर रहे हैं और रिपेल करने की वजह से बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा। सेम साइंस इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी और इसमें भी। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किसका रहेगा। ठीक है ना। दूसरी बात आपको ये बताना है क्या यहाँ पर ये जो हमने ऊपर के ट्राई हालाइड बताए हैं नाइट्रोजन के, ओके, ये लेविस बेस होते हैं, जबकि दूसरे ट्राई हालाइड ये लेविस एसिड होती है। ये बात सर हमारे को डाइजेस्ट नहीं हो रही, इसके लिए कैसा करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। देखिए मैं आपको डाइजेस्ट करवा देता हूँ, सुनिए। लेविस बेस किसको बोलते हैं हम? लेविस बेस बोलते हैं सर इलेक्ट्रॉन डोनर को, है ना, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। ओके, और लेविस एसिड किसको बोलेंगे? जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे। ओके, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे वो रहेगा लेविस एसिड, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो रहेगा लेविस बेस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा क्या होगा इसमें। सेम साइंस, नाइट्रोजन, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। यहाँ पर एन आई, एक आई, सेकंड आई, और ये थर्ड आयोडीन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या है सुनिए आप, हम उसको लेविस बेस क्यों बोल रहे और इसको लेविस एसिड क्यों बोल रहे? देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का साइज तो बहुत छोटा है और उसी में नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल अपसेंट है ना। लेविस एसिड क्या करता है, क्या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता। अब नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो रखेगा कहाँ, क्योंकि उसके पास जगह नहीं है, साइज बहुत छोटा है। ठीक है, लेकिन क्या होता है बेटा देखिए, क्या यहाँ पर तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है नाइट्रोजन के, तो थोड़ा सा लोन पेयर भी इसकी तरफ डाइवर्ट होगा। ठीक है, ऐसा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा है आयोडीन से। ओके, तो नाइट्रोजन आयोडीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ओके, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नाइट्रोजन पर, ये इजीली अवेलेबल कर देगा डोनेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन खुद इलेक्ट्रॉन ले रहा है आयोडीन से, लेकिन यहाँ पर उल्टा था कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा था आयोडीन से, सॉरी नाइट्रोजन से। ओके, तो यहाँ पर लोन पेयर इतने इजीली अवेलेबल नहीं रहेंगे एज कंपेयर टू NI3। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन, सॉरी आयोडीन भी इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहा और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहा है ना। तो ये इजीली अवेलेबल कर देगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसके लिए? किसी दूसरे मॉलिक्यूल के लिए। ओके, तो इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं क्या NI3 बराबर है, ये लेविस बेस रहेगा, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ये रहेगा ट्राई हालाइड में नाइट्रोजन के, उससे कम ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, और सबसे वीकेस्ट कौन सा रहेगा? NF3। क्यों? बिकॉज फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं कर सकेगा। ठीक है, यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है क्या? लेविस बेस समझ गया। अब बात करते हैं हम लेविस एसिड की, किसकी? 15 ग्रुप एलिमेंट्स। ध्यान से देखिएगा बेटा, लेविस एसिड किसको बोलते हैं हम? क्या ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे उसे हम लेविस एसिड कहते हैं। ओके, ध्यान से देखिए। अब मैंने यहाँ पर जो आपको बताया हूँ कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इसके ट्राई हालाइड सारे क्या होते हैं? लेविस एसिड। सुनिए आप ध्यान से, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये नियॉन लिखे हमने, 3s2 3p3 और 3d0। ध्यान से देखिएगा, s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, p में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 3, और d में अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। कोई एटम और ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ को, तो उसके पास में एक ऑर्बिटल वैकेंट है, दैट इज d ऑर्बिटल, जहां पर वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, देखिए जैसा मैंने यहाँ पर यूज़ किया बेटा फॉस्फोरस ट्राई हालाइड। ओके, अब इसके पास में तो 3, मतलब यहाँ पर तो d ऑर्बिटल अभी ऑलरेडी वैकेंट है, तो ये क्या करेगा? फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब F नेगेटिव। ये आयन कैसे टूट के आया होगा? क्या NaF, मतलब Na पॉजिटिव और F नेगेटिव, मतलब ये देखिए Na पॉजिटिव और F नेगेटिव। ध्यान से देखिएगा, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7, और एक इलेक्ट्रॉन लेने पर कितने होंगे बेटा? 8। तो ये F नेगेटिव, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 8। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा किसको? एक PF3 को। ठीक है, तो देखिए 2 फ्लोरीन अगर हो तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, तो ये काम करेगा यहाँ पर लेविस एसिड का।
किसका, लेविस एसिड, और तैयार कर देगा PF5 और चार्ज आ जाएगा -2। क्यों आएगा सर चार्ज? इसलिए आ जाएगा क्योंकि एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा, दो फ्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, चार्ज आ जाएगा -2। ठीक है ना। तो इस बेसिस पर हम कहते हैं कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के ट्राइहालाइड ये लेविस एसिड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास में d ऑर्बिटल वैकेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है ना। यहां तक कि आपको समझ में आ गया लेविस एसिड लेविस बेस की कहानी समझ में आ गई। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? हाँ चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हाँ नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर हम यहां पर स्पेशल यूज करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ओके, इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका रहेगा? देखिए बॉन्ड एंगल ये भी याद रखिएगा आप, सबसे ज़्यादा रहेगा बेटा इसमें NF3, ओके, फिर PF3, ठीक है, उसके बाद में ASF3, ओके, फिर SBF3, ओके, और BIF3 का। NF3, PF3, ASF3, SBF3 और BIF3। NF3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा इसलिए रहेगा, देखिए क्या यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का साइज छोटा है और फ्लोरीन का भी साइज छोटा है। ठीक है, तो इसमें रिपल्शन होगा, ठीक है ना, इसके कंपैरिजन में कम होगा नाइट्रोजन ट्राइहालाइड के कंपैरिजन में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहां पर क्या होगा कि ये NF3 इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये बता देता हूं मैं आपको BIF3 और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है किससे? बिस्मथ से। ओके, तो फ्लोरीन तो बिस्मथ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा नो डाउट, ठीक है ना, लेकिन क्या होगा इसमें, क्या इनका साइज छोटा होने की वजह से बराबर है और बिस्मथ का साइज बहुत बड़ा होने की वजह से बिस्मथ जो सेंट्रल एटम है इनको रिपेल्ड इतना हार्डली नहीं कर पाएगा जितना नाइट्रोजन एटम इन फ्लोरीन एटम को रिपेल कर पाएगा। मतलब छोटा साइज है और इसका साइज बड़ा है। ठीक है, सॉरी, देखिए तो यहाँ पर क्या होगा कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, तो नाइट्रोजन का साइज छोटा है, ये रिपेल इजीली कर पाएगा फ्लोरीन को क्योंकि साइज अगर छोटा है तो, लेकिन बिस्मथ का साइज बहुत बड़ा होने की वजह से बिस्मथ फ्लोरीन को इतना हार्डली रिपेल नहीं कर पाएगा। ओके, इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं क्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल रहेगा NF3 का, फिर PF3, ASF3, SBF3 और BIF3। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा NF3 की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है कोवेलेंट नेचर में। कौन से? कोवेलेंट नेचर में। और BIF3 की अगर हम बात करेंगे तो ये रहेगा प्योरली आयोनिक नेचर में। कौन सा? प्योरली आयोनिक नेचर में। ठीक है, लेकिन बिस्मथ के जो दूसरे ट्राइहालाइड है BiCl3, BiBr3, BiI3, ओके, SBI3, ठीक है, ETC, बेटा ये होते हैं पार्टली आयोनिक एंड पार्टली कोवेलेंट। फजांस रूल में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। ओके, मतलब इनमें थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो बेटा ये कहानी थी किसकी? ट्राइहालाइड की। ओके, अब मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ पेंटाहालाइड। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया आपने। चलिए पेंटाहालाइड EX5। ओके, ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटाहालाइड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल अब्सेंट रहने की वजह से नाइट्रोजन पेंटाहालाइड तैयार नहीं करता। नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटाहालाइड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये टॉपिक आपको समझाना है डिटेल। ठीक है, और लास्ट लेक्चर से हम बहुत बार डिस्कस कर भी लिए इस टॉपिक पर कि नाइट्रोजन में रियल में d ऑर्बिटल अब्सेंट होता है, इसलिए वो पेंटाहालाइड तैयार नहीं करता। ठीक है ना, लेकिन देखिए EX5 की अगर हम बात करेंगे तो E यहाँ पर पेंटाहालाइड के लिए हो सकता है सर
फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। और एक्स हो सकता है सर FCl, Br और I। ओके, देखिए आप ध्यान से, तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, फॉस्फोरस के सारे पेंटाहालाइड पॉसिबल है, बट उसमें Pi5 एग्जिस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होता वो बताता आपको। देखिए PF5, PCl5, PBr5, ठीक है ना, और Pi5 नॉट एग्जिस्ट, ये वाला नॉट एग्जिस्ट। ये देखिए बेटा कौन कौन सा एग्जिस्ट होता है, तो AsF5, AsCl5, ओके, बाकी ये एग्जिस्ट नहीं होते, ठीक है ना। यहाँ पर SbF5, SbCl5, ओके, बाकी दूसरे एग्जिस्ट नहीं होते। और बिस्मथ का एक ही एग्जिस्ट होता है Bi5, ड्यू टू, ये जो होता है ड्यू टू, है ना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है कि फॉस्फोरस का साइज़ बहुत छोटा है और आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए फॉस्फोरस और इसे 5 आयोडीन जोड़ दिए इस तरह, 3, 4 और ये 5, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस रहना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भले ही फॉस्फोरस अवेलेबल कर रहा है 5d ऑर्बिटल, लेकिन साइज़ बहुत छोटा है और आयोडीन का साइज़ इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। इस बेसिस पर Pi5 एग्जिस्ट नहीं होता। अब सवाल ये है कि Bi5 क्यों एग्जिस्ट होता, वाई नॉट BiCl5। देखिए बेटा, बिस्मथ का एटॉमिक नंबर है 83, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Xe, ओके, 4f14 5d 10 6 s2 6p3, ओके, बट वी नो दैट सर, क्या 4f एंड 5d ऑर्बिटल है वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, है ना, बहुत पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है किसका, बोलिए, 4d और 5f ऑर्बिटल का। चलिए, तो क्या होगा कि 6s के इलेक्ट्रॉन जो है ये इनर शेल की तरफ आएंगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्या यहाँ पर जो बताया मैंने आपको 6s 6p 6s 6p, ओके, एक एक एक, और ये है बेटा 6d, 1 2 3 5, ठीक है, ये है 6d। देखिए 6s के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये जा रहे हैं इनर शेल की तरफ, लेकिन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा रहेगा बिस्मथ में, जो अटैच रहेगा, चाहे तो आप ऑक्सीजन बोले या फिर फ्लोरीन बोले, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दो ही है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है और ऑक्सीजन उससे कम है। तो फ्लोरीन बोले चल हट, उधर कहाँ जा रहा, इधर आ जा अपने तरफ, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा, मतलब यहाँ पर ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन के और ऑक्सीजन की दादागिरी बहुत चलेगी, किसके साथ में, बिस्मथ के साथ, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इसके एक इलेक्ट्रॉन को आज़ाद करा देगा यहाँ से, बोले इसके कब्जे में नहीं रहने का, तो आज़ाद हो जा, ओके, ठीक है, मैं तेरे साथ में पार्टनरशिप करूँगा। तो फिर बिस्मथ फ्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 और ये 5, इस तरह BiF5 मॉलिक्यूल तैयार करेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, BiF5 मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट होता है, जबकि हमारे को पता है कि अब बिस्मथ का +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल रहता, लेकिन बिस्मथ का +5 वाला भी मोर स्टेबल तब हो सकता है जब बिस्मथ से अटैच अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, दैट इज ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो पेंटाहालाइड है बेटा, ये दिस पेंटाहालाइड आर फॉर्म बाय sp3d हाइब्रिडाइजेशन, कैसे तैयार हो गए, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। दे हैव ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, ओके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ PCl5 की, कौन सी, PCl5, ध्यान से देखिएगा बेटा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ओके, 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl 5 Cl, और इसका एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री, और ये एंगल होता 120 डिग्री, ओके। देखो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो तो यही चीज़ें होती, इसका बॉन्ड लेंथ आएगा बेटा, जो
मतलब एक्सेल बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ दिख रहा है आपको, ये होता है 240 पिकोमीटर, 240 पिकोमीटर, और ये रहेगा 202 पीएम, दैट इज पिकोमीटर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही सफिशेंट है, और हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे को स्टार्ट करना है एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। ओके, चलिए ठीक है, बाय।